हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में। राजस्थान के भूगोल में हम लोगों ने राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ लिया था। स्थिति के बारे में हम लोग डिटेल से पहले भाग में पढ़ चुके हैं। उसका जो अगला भाग है, जो थोड़ा बहुत स्थिति के बारे में बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे मैंने आपको बताया था ये पृथ्वी है, मैंने आपको कहा था कि ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये क्या है, देशांतरीय रेखाएं, और ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये क्या है, अक्षांशीय रेखाएं। तो मेरे से ये प्रश्न पूछा गया कि जो मैंने राजस्थान लिया था, इस राजस्थान में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इनका विस्तार है 69-30 से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट, ये तो आपका क्या था, देशांतरीय विस्तार। और ये जो मैंने बताया था आपको 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री और 12 मिनट, ये क्या था आपका, अक्षांशीय विस्तार। तो प्रश्न ये पूछा गया कि भाई आपने यहाँ पे तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या बताई है, देशांतर, जबकि मैंने यहाँ पे जो भाग लिया है ये विस्तार 69-30 से लेकर के 78-17, ये कैसा लिया है, क्षैतिज। यही उल्टा अक्षांश में हुआ है। अक्षांश में मैंने क्या बताया था, क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश, जबकि मैंने क्या बताया, ये विस्तार आपका क्या है, अक्षांश। तो इस चीज को ध्यान से समझना। तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये क्या है, ग्रीनविच रेखा, मीन टाइम से गुजरती है 0 डिग्री से। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसके पास की, ये क्या है, देशांतर। ठीक ऐसे ही यहाँ से आपके 0 डिग्री से देशांतर रेखाएं चलती हुई आ रही है, ये आपके 0 डिग्री 10 डिग्री, इसी तरीके से रेखाएं चल रही है। ठीक 69 डिग्री और 30 मिनट पे कौन शुरू हो जाता है, राजस्थान। फिर वही ये रेखाएं चलती आ रही है और 78 डिग्री और 17 मिनट पे इन रेखाओं के बीच में कौन समाप्त हो जाता है, राजस्थान। तो विस्तार मैंने बताने के लिए खींचा था, लेकिन 69 डिग्री 30 मिनट पे राजस्थान शुरू होता है और इन्हीं ऊर्ध्वाधर रेखाओं में 78 डिग्री और 17 मिनट पे राजस्थान खत्म होता है। ठीक इसी तरीके से क्षैतिज रेखाएं मैंने आपको क्या बताई थी, अक्षांशीय, 0 डिग्री से कौन शुरू होता है, भूमध्य रेखा, इसके ऊपर 8 डिग्री से कौन शुरू हो जाता है, भारत, और ठीक इसी तरीके से चलते हुए 23 डिग्री और 3 मिनट पे कौन शुरू होता है, राजस्थान। ऐसे ही चलते हुए 30 डिग्री और 12 मिनट पे कौन खत्म हो जाता है, राजस्थान। तो अक्षांशीय रेखाएं बिल्कुल क्षैतिज रेखाएं हैं, देशांतरीय बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। बताया कैसे जाएगा कि ये जो देशांतरीय रेखाएं हैं इनके बीच में कौन स्थित है, राजस्थान, और ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं इनके बीच में कौन स्थित है। तो आशा करता हूं आपका जो ये डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इन देशांतर रेखाओं के बीच में। मैंने आपको बताया था ये जो गैप है ये तो कितना था, अक्षांशीय विस्तार का 7 डिग्री और 9 मिनट। मैंने आपको कल बताया था किसी भी देश में समय ज्ञात करने के लिए हम लोग किन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, देशांतरीय। एक चीज और ध्यान रखना, ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, वास्तव में कोई रेखाएं खींची हुई नहीं है। ये रेखाएं हमने मानी हैं ताकि हम लोग किसी भी लोकेशन की स्थिति जान सकें, किसी भी जगह की। तो अब राजस्थान में समय कैसे ज्ञात करेंगे, इनके बीच का समय कैसे निकालेंगे। तो 69 डिग्री 30 मिनट को 78 डिग्री 17 मिनट में से घटाएंगे, 8 डिग्री और 47 मिनट आएगा। अब हमको डिसाइड करना है, जैसे मान लीजिए कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, यहाँ कौन सा जिला है, धौलपुर, और पश्चिम में कौन सा जिला है, जैसलमेर। सवाल ये पूछा जाता है कि यदि धौलपुर में सूर्योदय 6 बजे हो जाता है तो बताइए जैसलमेर में कितने बजे होगा, या धौलपुर में सूर्यास्त 6 बजे हो जाता है तो बताइए जैसलमेर में कब होगा। तो आप इसका निर्धारण कैसे करोगे। इसके लिए मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ, ध्यान में रखिएगा। भाई भारत के समय में भी कितना अंतर है और राजस्थान के भी पूर्व सिरे से पश्चिम सिरे के बीच में कितना समय का अंतर है, इसके बारे में ध्यान से चर्चा करेंगे। तो आपको याद रखना है 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट। कितने होते हैं, 4 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 4 सेकंड। सिंपल सा सूत्र है, आप लोगों को ये आंकड़े ध्यान रखने हैं जिससे हम किसी भी स्थिति में समय निकाल सकते हैं। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 4 सेकंड। ठीक, अब यहाँ पे कितनी डिग्री दी हुई है आपको, 8 डिग्री। तो आप 8 को किससे गुणा करोगे, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 8 गुणा 4 32 मिनट।
अब क्या बचा है 47 मिनट। ठीक, 47 मिनट, मिनट में कितने सेकंड होते हैं 4। 47 को 4 से गुणा करो, 7 चौके 28, हासिल की 2, 4 चौक 16 और 2 18। 188 मिनट नहीं लिखेंगे, ये किस में आया है सेकंड में। अब बताओ इस 188 सेकंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किसका भाग देंगे 60 का। आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो 60 का जैसे ही भाग दोगे तो 3 बार तो पूरा पूरा जाएगा, 60 दिए 180 तो 3 मिनट हो जाएंगे। और उसके बाद में हमारे पास शेषफल कितना बचेगा 8 सेकंड। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 मिनट और 8 सेकंड। अब देखो ध्यान से 32 मिनट पहले ही हो चुका है, ये कितना है 3 मिनट और 8 सेकंड। इन दोनों को जोड़ दो, 32 + 3 8 कितना हो जाएगा 35 मिनट और 8 सेकंड। पूरा तो ये होगा, और यदि बिल्कुल बड़े स्तर पे देखा जाए तो कितने मिनट का अंतर हो जाएगा 35 मिनट। अब यदि मैं आपको सवाल पूछूं तो आप आराम से बता सकते हो। निकालते कैसे हैं ये मैंने बता दिया, ये कहाँ काम आएगा आपको सीधा याद रखना है। अंतर कितना है 35 मिनट, समझा मैंने दिया। निकालोगे कैसे भाई, आपको ये बता दिया कि धौलपुर में सूर्योदय कितने बजे होता है 6 बजे। सवाल पूछा गया जैसलमेर में सूर्योदय कितने बजे होगा, तो आपको पता है सूर्योदय कहाँ होता है पूर्व दिशा में, अस्त कहाँ होगा पश्चिम दिशा में। तो 6 बजे सूर्योदय हुआ तो वहां पे लेट होगा, सीधी सी बात है। कितना लेट होगा तो मैंने बता दिया, राजस्थान के बीच में अंतर कितना है 35 मिनट और 8 सेकंड। तो आप क्या बताओगे जैसलमेर में सूर्योदय कब होगा 6:35। कब होगा 6:35। इसका उल्टा पूछ लिया जाए, जैसलमेर में 6 बजे सूर्योदय होता है, धौलपुर में कब होगा, तो इस बार क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि पहले हो गया है धौलपुर में, जैसलमेर में तो बाद में होगा। तो जैसलमेर में यदि 6 बजे हुआ है तो उसमें से 35 घटा दीजिए, तो धौलपुर में कब हो जाएगा 6:25। समझ आ गई बात? ठीक, सॉरी 5:25 पे, क्योंकि पहले हुआ तो 6 बजे में से माइनस करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। समय, अब भारत के समय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप जैसे ही फ़ोन की सेटिंग में जाते हो, जैसे ही टाइम डेट सेट करते हो, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है GMT + 5:30। इसका क्या मतलब है, ये क्यों लिखा हुआ है? ये है ग्रीनविच मीन टाइम, ये है 0 डिग्री रेखा। इससे कितने आगे चल रहे हैं हम लोग 5.5 घंटे। ये 5.5 घंटे हम कहाँ से लाए हैं, इसका भी आधार है। आपको पता है भारत के जो बीचों बीच रेखा गुजरती है वो कौन सी है 82.5 डिग्री। कौन सी रेखा है 82.5 डिग्री। ये रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। ठीक, वैसे ही देशांतरीय रेखाएं जो बिल्कुल बीच से गुजरती है उसको हमने मान लिया। अब कैसे निकालेंगे भाई समय, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 4 मिनट। ठीक, 82 को 4 से गुणा करो भाई, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 328 मिनट। ठीक, आधा डिग्री, आधे डिग्री को 4 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 2 मिनट। ये 328 मिनट, ये 2 मिनट, दोनों को जोड़ दो 330 मिनट। इन 330 में किसका भाग देंगे 60 का। घंटे में बदलना है हमें, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का भाग 300 में तो पूरा पूरा जाएगा कितनी बार 5 बार। तो 5 बार चला गया पूरा, पीछे कितना बचा 30 मिनट। तो चाहे इसको 5.5 घंटे लिख दो या 5 घंटे और 30 मिनट लिख दो, जैसा आपको ठीक लगता है। इसी कारण से यहाँ क्या लिखा हुआ है 5.5 घंटे। समझ में आ गई बात? 5.5 क्यों लिखा है, क्योंकि 82.5 डिग्री भारत का जो मीन टाइम है, भारत जिसको आधार मानता वो कितना है 82.5 डिग्री। 82 को 4 से गुणा किया 328 मिनट, आधे को 4 से गुणा किया 2 मिनट, दोनों को जोड़ा 330 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 5 घंटे और 30 मिनट। अब आप आराम से निकाल सकते हो। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, राजस्थान का मैंने बता दिया, भारत का आपको निकालना है। देशांतरीय विस्तार में बता देता हूँ, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपका कार्य क्या रहेगा, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात यानी कि पूर्व से पश्चिम के बीच में कितना समय अंतराल है वो आपको निकालना है। इन दोनों को माइनस करिएगा, उसके बाद में ये फॉर्मूला लगाइएगा। जहाँ डिग्री है उसको 4 मिनट से, जहाँ मिनट है उसको किससे गुणा करेंगे
4 सेकंड से। देखना कितने घंटे का कितने मिनटों का अंतर आता है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसके बारे में निकालना मैंने बता दिया, प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा। चलिए, समय कुछ भी पूछा जा सकता है, सीधी सी बात है। अब आप 35 मिनट 8 सेकंड रट भी सकते थे, लेकिन अब आप एग्जाम हॉल में भूल भी जाओ तब भी आपको निकालना आता है। अब बात करेंगे हम लोग, कल हमने राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात कर ली थी। एक चीज मैंने और बताई थी कि राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार विषमकोणीय चतुर्भुज, और एक मैंने आपको बताया था रोम्बस। ये कल मैंने भूल से आपको बताया था टेंसले, ये टेंसले नहीं है, टेंसले की बजाय यहाँ पे कौन है, TH हैंडले, TH हैंडले। तो उसमें सुधार कर लीजिएगा कि टेंसले नहीं होकर के वहाँ पे कौन है, TH हैंडले। अब राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है, जैसलमेर। सबसे छोटा कौन सा है, धौलपुर। 4 बड़े जिले याद रखें। सबसे पहले जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में बीकानेर, और बीकानेर के बाद में जोधपुर। ये जिले आपको याद रखने। जैसलमेर का मैं बता चुका हूँ, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए, छोटे जिलों में आपको याद रखना है 3 तो D है और उसके बाद एक P है, तो धौलपुर, उसके बाद दौसा, उसके बाद डूंगरपुर, सबसे लास्ट में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। अब हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है। तो आपको याद रखना है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो एक तो ब्रिटेन का 2 गुना है। कितना है भाई, ब्रिटेन का 2 गुना। कई बार पूछ सकता है छोटे एग्जामों में। श्रीलंका का कितना है, 5 गुना। श्रीलंका का 5 गुना, ब्रिटेन का 2 गुना, इजराइल का ये 17 गुना है, इजराइल का 17 गुना, और जर्मनी और जापान के ये बराबर है। जर्मनी, जापान, इनका जो क्षेत्रफल है ये राजस्थान के बराबर है। यानी कि राजस्थान कई देशों के तो बराबर है, इतने विकसित देश जर्मनी और जापान इनके बराबर है, और कई देशों से 17 गुना है। भले ही विकास में पिछड़ा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन इजराइल का कितना गुना है, 17 गुना। अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान के लैंड लॉक्ड जिलों की। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से सीमा नहीं लगती, जिनकी किसी भी राज्य से किसी भी देश से सीमा नहीं लगती, अंतःस्थलीय है, अंतःस्थलीय। यानी कि चारों तरफ से ऐसे जिलों से घिरे हुए हैं, सीधी तौर पे उनकी किसी भी राज्य से या किसी भी देश से सीमा नहीं लगती। ऐसे कौन कौन से जिले हैं, तो ऐसे 8 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई, 8 जिले। ये 8 जिले कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली और दौसा। ये 8 जिले आपको याद रखने हैं कि ये 8 जिले ऐसे जिले हैं जो कैसे हैं, अंतःस्थलीय। ये शब्द याद रखना, एग्जाम में इन शब्दों से आप मात खा जाओगे। अंतःस्थलीय जिले क्या होते हैं, लैंडलॉक्ड जिले क्या होते हैं, तो इन शब्दों में मार मत खाना। ऐसे कितने जिले हैं, 8 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या किसी भी देश से डायरेक्ट नहीं लगती। कौन कौन से हैं, जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली और दौसा। अब आपने पाली जिले के बारे में पढ़ा होगा। ये ऐसा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, 8 जिलों से। कितने जिलों से, 8 जिलों से। ये भी आपको याद रखना है। 8 जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में भी याद रखना है। अब याद रिसर्च करिएगा 8 जिले कौन कौन से हैं। 4 जिले मैं बता देता हूँ। इधर उदयपुर से आपको शुरू करना है। थोड़ा नक्शा साथ साथ में याद रख के लिए, राजस्थान के आपको 33 जिले, यहाँ पर पाली स्थित है, 33 जिले आपको याद होने चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है, तभी आप लोग राजस्थान की ज्योग्राफी को समझ सकते हो। तो आपको शुरू करना है यहाँ उदयपुर से, उसके बाद राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, इन जिलों तक पहुँचना है। तो एक बार
हालांकि मैंने जल्दी से बोल दिए हैं, फिर भी आप इनको नक्शे में देखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नक्शा देखोगे ज्योग्राफी आपके लिए उतनी ही आसान होगी। तो सबसे पहले खाली नक्शा लीजिएगा, 33 के 33 जिले उसमें भरिएगा, वरना मैंने बता दिए हैं कि जोधपुर, बूंदी, टोंक ये लैंडलॉक्ड जिले हैं, आपने रट लिए, इससे काम नहीं चलेगा। इसको आप लोग नक्शे में देखिए कि वास्तव में अंतःस्थलीय जिले है या नहीं है। अगर अंतःस्थलीय है तो कैसे है, इनकी सीमा किन किन जिलों से लग रही है, तो सारे जिले एक दूसरे में अटैच रखिए। अब हम लोग बात करते हैं नवीनतम जिलों की, भाई कितने जिले नए बने। तो जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया था, तब राजस्थान में भाई जिले थे 26 जिले। कितने थे? 26। उनके बारे में भी चर्चा करते हैं भाई। उसके बाद में कौन कौन से जिले बने हैं, तो उसके बाद में कुछ जिले बने हैं धौलपुर, बारां, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। ये जो जिले हैं ये 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के बाद में बने। तो ये जिले कब कब बने भाई, आपको वो डेट भी याद रखनी है। 15 अप्रैल 1982, उसके बाद में 10 अप्रैल 1991। इस डेट को 3 जिले बने थे, दौसा भी बना था, बारां भी बना था, राजसमंद भी बना था। इनकी डेट सेम रहेगी। 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 को ही दौसा बना, 10 अप्रैल 1991 को ही राजसमंद बना। उसके बाद आपको याद रखना है 12 जुलाई 1994। करौली कब बना? 19 जुलाई 1997। और प्रतापगढ़ कब बना था, जो राजस्थान का 33वां जिला है, 26 जनवरी 2008। ये राजस्थान के नवीनतम जिले हैं। आपको ये भी याद रखना है कि ये किन किन से अलग हुए हैं। तो धौलपुर किससे अलग हुआ है? भरतपुर से। किससे अलग हुआ है? भरतपुर से। ये भी आपको याद रखना है। बारां किससे अलग हुआ है? कोटा से। दौसा किससे अलग हुआ है? जयपुर से। राजसमंद किससे अलग हुआ है? उदयपुर से। हनुमानगढ़ किससे अलग हुआ है? गंगानगर से। ये बाकायदा आप नक्शे में जाके देखिएगा कि धौलपुर और भरतपुर कितना पास में स्थित है, बारां और कोटा कितने पास में स्थित है, एक दूसरे से इनकी सीमाएं लगती, तो आपको पता चल जाएगा। दौसा किससे? जयपुर के बिल्कुल ठीक पास में स्थित है। जयपुर से निकलते यहाँ जयपुर है आपका, जयपुर से निकलते यहाँ क्या पड़ता है? दौसा। दौसा के ठीक बाद में राजसमंद और उदयपुर बिल्कुल पास में यहाँ पे। हनुमानगढ़ और गंगानगर सबसे ऊपर बिल्कुल पास में, इधर गंगानगर इधर हनुमानगढ़। करौली है वो अलग हुआ है सवाई माधोपुर से। किससे अलग हुआ है? सवाई माधोपुर से। जितना ज़्यादा नक्शा देखोगे ज्योग्राफी आपके लिए उतना ही आसान होगी। यहाँ पे आपका सवाई माधोपुर पड़ता है, उसके बाद में क्या पड़ता है? करौली, उसके बाद धौलपुर, धौलपुर के ऊपर भरतपुर। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रतापगढ़ है वो 3 जिलों से अलग हुआ है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, ये आपको याद रखना है। अब कल मैंने आपको बताई थी विभिन्न जिलों की विभिन्न राज्यों से सीमा लगती है, उसमें आपको एक चीज और याद रखनी है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है? तो वो कौन सा है? झालावाड़। कौन सा भाई? झालावाड़ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। किससे लगती है? एमपी से, मध्य प्रदेश से। उसके बाद सबसे कम वाला कौन सा है? तो सबसे कम वाला है आपका बाड़मेर। बाड़मेर की सबसे कम सीमा लगती है अंतर्राज्यीय, किससे लगती है? गुजरात से। एक मैंने आपको कल इंटरनेशनल सीमा भी बताई थी। ये जो इंटरनेशनल सीमा थी मैंने कहा था श्री गंगानगर से शुरू होती है, बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद कहाँ खत्म होती है? बाड़मेर। स्थान मैंने कल नहीं बताया था, ये शुरू होती है हिंदूमल कोट से। गंगानगर में किस स्थान से शुरू होती है? हिंदूमल कोट से। खत्म कहाँ होती है? बाड़मेर में शाहगढ़ नामक स्थान पर, शाहगढ़ स्थान। तो आपको दोनों ही याद रखने, एक शाहगढ़ स्थान मिलता है, कहीं गांव मिलता है, ये भागल गांव। भागल गांव कहाँ पड़ता है? तो ये बाखासर में पड़ते हैं, दोनों ही बाखासर में है। जो भी नाम आपको एग्जाम में मिले, शाहगढ़ मिले तो शाहगढ़ या सही कर लीजिएगा, और भागल गांव मिले तो
भागल गांव से कर लीजिए। कहाँ पे स्थित है? बाकासर में। तो ये जो सीमा है ये हिंदूमल कोट से लेकर के कहाँ पे है? भागल गांव बाकासर तक। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ये इंटरनेशनल सीमा है, ये चारों जिले इस पर स्थित है। इनमें सबसे नजदीकतम मुख्यालय किसका है, सबसे दूरस्थ मुख्यालय किसका है? तो सीमा पर सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। इंटरनेशनल सीमा पर नजदीकतम या निकटतम मुख्यालय, निकटतम जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, ये जो निकटतम जिला मुख्यालय ये किसका है? गंगानगर का। किसका है भाई? गंगानगर का। और इंटरनेशनल सीमा पर दूरस्थ जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर का। और अगला है इंटरनेशनल सीमा से दूरस्थ मुख्यालय किसका है? धौलपुर का। इनमें अंतर ध्यान रखना। इंटरनेशनल सीमा पर आए तो इन चार जिलों की ही बात हो रही है। इन चार जिलों में सबसे जो नजदीक है वो श्री गंगानगर है, सबसे दूर है वो कौन सा है? बीकानेर। यदि इंटरनेशनल सीमा से बात हो रही है तो ये कितनी भी दूर हो सकता है, कितनी दूर होगा? तो सबसे अंतिम जब हमारा जिला है वो कौन सा है? धौलपुर। तो इंटरनेशनल सीमा से दूरस्थ जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। इंटरनेशनल सीमा से निकटतम पूछे तो निकटतम तो वही रहेगा, गंगानगर। तो ये चीजें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान के संभागों के बारे में कि राजस्थान का संभाग, अंतिम संभाग कब बना था और संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी, कब बंद हुई थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। पहले 26 जिले और 5 संभाग बनाए गए थे। जब 1 नवंबर 1956 था तो 26 जिले घोषित किए गए थे। उसके बाद वाले जिले हम लोगों ने अभी पढ़ लिए हैं, ठीक। अब इन 26 जिलों की ये जो संभागीय व्यवस्था ये खत्म कब की थी? पहले चली हुई आ रही थी, लेकिन अप्रैल 1962 में, उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो सुखाड़िया सरकार ने ये जो संभागीय व्यवस्था है ये बंद कर दी थी। सवाल आ सकता है संभागीय व्यवस्था किसने बंद की या कब बंद की? तो अप्रैल 1962 में किसने बंद की थी? सुखाड़िया सरकार ने या मोहनलाल सुखाड़िया ने। अब वापस शुरुआत कब की थी? तो ये शुरुआत की थी हरिदेव जोशी ने। कब की थी? 26 जनवरी 1987। किसने की थी? हरिदेव जोशी सरकार ने। हरिदेव जोशी सरकार ने एक संभाग बढ़ा के कर दिया था 6 संभागों के साथ। तो हरिदेव जोशी ने शुरू की थी 26 जनवरी 1987 को। कितने संभाग हो गए? 6 संभाग। अब बात करते हैं हम लोग अंतिम संभाग की, जो हमारा 7वां संभाग है वो कौन सा है? भरतपुर। ये भरतपुर संभाग कब बना? 4 जून 2005। 4 जून 2005। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, इसके बाद में करौली और सवाई माधोपुर। ये 4 जिले किस संभाग में आते हैं? नवीनतम संभाग में। ये आपको याद रखना है, सवाल आ सकता है कौन कौन से आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये भी याद रखना है कि ये जिले पहले किस संभाग में थे। सवाल डीपली पूछा जा सकता है। तो ये भरतपुर और धौलपुर थे। ये नक्शे में देखिएगा, यहाँ पे है भरतपुर और धौलपुर। इनके पास में कौन सा संभाग पड़ता है? यहाँ पे आपका जिला है जयपुर। ये जयपुर जिला है, इससे दूर हुए जयपुर जिला और जयपुर संभाग, सॉरी। तो जयपुर संभाग से इन जिलों को निकाल करके किस में डाला गया? भरतपुर में। ये जो करौली और सवाई माधोपुर है ये यहाँ पे है, तो ये किस संभाग में थे? कोटा संभाग में। कल मैंने आपको बताया था ऐसा कौन सा जिला है जो विखंडित नहीं है और 2 बार लगता है। तो यहाँ पे जो सीमा है ये कोटा की है। कोटा इधर से भी एमपी से लगता है, कोटा इधर से भी किससे लगता है? एमपी से। तो ये 2 है, ये कोटा संभाग से दूर किए गए। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ये 4 जिले हैं किन किन से दूर। अब कई बार सवाल आता है, कुछ एग्जाम में पहले से पूछे गए, वो याद रखने हैं आपको कि प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार आकृति वाला कौन सा जिला है? कैसा जिला? प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, ऐसा कौन सा जिला है? तो ध्यान रखना, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे जस्ट आता है चूरू, चूरू के बाद यहाँ पे पड़ता है झुंझुनू, झुंझुनू के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके का एक प्याले नुमा आकृति का जिला है सीकर। कौन सा जिला है? सीकर। ध्यान से देखिएगा, वैसा लगेगा कि प्याला टाइप है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
सीकर। प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार जिला कौन सा हो जाएगा? सीकर। कई बार आपको सवाल पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार वाला जिला कौन सा है? जो जिला उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तारित होता है वो जिला आपका हो जाएगा भीलवाड़ा। बिल्कुल यहाँ पे स्थित है बीच में, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी आपका भीलवाड़ा जिला स्थित है। ये जो भीलवाड़ा जिला ये उत्तर से लेकर के दक्षिण विस्तार तक स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपसे सवाल एक और पूछा जा सकता है कि त्रिभुजाकार आकृति वाला कौन सा जिला है भाई? त्रिभुजाकार आकृति, तो त्रिभुजाकार आकृति किसकी है? डूंगरपुर की। बांसवाड़ा से ठीक ऊपर यहाँ पे डूंगरपुर स्थित है आपका। ये इस तरीके से त्रिभुजाकार स्थित है, ये भी आपको देखना है। तो त्रिभुजाकार कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। एक सवाल और पूछा जा सकता है पतंगाकार या समचतुर्भुजाकृति वाला, पतंगाकार या समचतुर्भुज, ये आकृति किस जिले की है? तो ये हो जाएगी टोंक जिले की। जयपुर, जयपुर से ठीक नीचे कौन सा है? टोंक। यहाँ पे आपको दिख जाएगा टोंक किस आकृति में है? पतंगाकार या समचतुर्भुज। इसको देख लीजिएगा। इसके बारे में एक और चीज आपको याद रखनी है, राजस्थान के बीचों बीच आ रहा है, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री। तो राजस्थान कहाँ से शुरू होता है? 23 डिग्री और 3 मिनट से। इसका मतलब राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर स्थित है। यहाँ से केवल और केवल 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से 2 जिलों से ये कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा कौन से 2 जिलों से गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कितने किलोमीटर गुजरती है? तो 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा केवल और केवल 26 किलोमीटर गुजरती है। किन जिलों से गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब आपको याद क्या रखना है? कर्क रेखा पे हमेशा सबसे ज्यादा सीधी किरणें तो पड़ेगी भूमध्य या विषुवत रेखा पर। किस पर पड़ेगी? भूमध्य या विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणें हैं वो कैसी होती जाएगी? तिरछी। तो सवाल पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणें किस पर पड़ती? तो सबसे नीचे ही नीचे कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा सीधी किरणें पड़ती है तथा सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो धीरे धीरे हम लोग भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर ही बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी तिरछी पड़ रही है, लेकिन राजस्थान में तो सबसे सीधी पड़ रही है। तो सबसे ऊपर है आपका गंगानगर, और गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। तो ये भी आपको याद रखना है। सूर्य की सबसे सीधी किरणें तो कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा, और सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? गंगानगर। इससे जो भी अगला है राजस्थान के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल, उनकी भौगोलिक स्थिति और उनके वर्तमान स्थान, उनके बारे में हम लोग अगले भाग में चर्चा करेंगे।